कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, इसलिए सब बोलेंगे एक बार। भारत माता की। अभी भी कुछ लोग थोड़ा सा गर्मी के कारण थोड़ा सुस्ता रहे हैं। भारत माता की। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में हमारे वरिष्ठ सहयोगी कैबिनेट मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी, कैबिनेट मंत्री श्री विक्रम सिंह जी, कैबिनेट मिनिस्टर श्री सुखराम चौधरी जी, हमारे पुराने साथी बचपन के और भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे आप, ऊना विधानसभा क्षेत्र से आपने 3 बार विधायक के नाते अपनी भूमिका निभाई और वर्तमान में वित्त आयोग के हमारे फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन के हमारे चेयरमैन आदरणीय सतपाल सिंह सत्ती जी, हमारे बीच में माननीय विधायक श्री राजेश ठाकुर जी, पूर्व में मंत्री रहे और हमारे बहुत, जिन्होंने बहुत हमको भी, हमारा भी अच्छा मार्गदर्शन किया, वर्षों तक इकट्ठा काम किया, आज भी हम कर रहे हैं। पूर्व मंत्री श्री प्रवीण शर्मा जी, जो हाउसिंग बोर्ड के हमारे वाइस चेयरमैन हैं। आपके इस विधानसभा क्षेत्र के आपके जुझारू नेता SIDC के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर प्रेम कुमार जी, हमारे बीच में प्रोफेसर राम कुमार जी, हाँ जी, हाँ एक ही बात। हमारे बीच में आदरणीय श्री देशराज राणा जी, कुलविंदर राणा जी, बलबीर बग्गा जी, मनोहर लाल जी, पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारी, मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष जसवाल जी, डिप्टी कमिश्नर राघव जी, SP अर्जित जी, सभी विभागों के अन्य अधिकारीगण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, काफी लंबे समय से बात हो रही है और अच्छा है कि आजकल ऊना का मौसम अच्छा है, न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा सर्दी है। लगभग 7 महीने के बाद हम प्रदेश में लोगों के बीच में इस प्रकार से मिलने के लिए निकले। पिछले कल में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के, हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र में था और आज ऊना विधानसभा क्षेत्र के आपके हरोली विधानसभा क्षेत्र में आया। यहां पहुंचने पर आप लोगों ने गर्मजोशी के साथ हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं समझता हूं शायद ऐसा वक्त आज से पहले कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। और राजनीतिक क्षेत्र में तो हम लोगों को अगर 2 दिन भी 3 दिन भी अगर घर में रहना पड़े तो बहुत परेशानी होती है। और यहां तो लगभग 7 महीने से लोगों के बिना, लोगों के बीच में जाने की मनाही रही। अगर आज मैं लोगों के बीच में सीधा संवाद करने के लिए आया हूं तो लगभग 7 महीने का निकल गया। एक विचित्र परिस्थिति हमारे सामने इस देश में, इस प्रदेश में, और मैं कहता हूं पूरी दुनिया में, एक वायरस जिसको हम खुली आंख से देख भी नहीं सकते, लेकिन हालात ऐसे पैदा कर दिए कि आदमी को घर में रहने के लिए विवश कर दिया।
अगर घर से बाहर जाना है तो उसको विवश कर दिया कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग, फासले के साथ जाना होगा, फासला रखना होगा। अगर घर से बाहर निकलना है तो उसको बाध्य कर दिया कि आपको मास्क पहनना होगा। ये परिस्थिति जिंदगी में किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी वक्त आएगा, ऐसी भी हालात, ऐसे भी परिस्थितियां हमारे सामने होंगी। लेकिन आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। हमारा देश भी प्रभावित हुआ और हमारा प्रदेश भी। लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का और खासतौर से आपके ऊना जिला में आने के बाद आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं आप सबका और हिमाचल के भाई और बहनों का। इस संकट के क्षण में जिस प्रकार की मदद की उम्मीद थी देवभूमि के लोगों से, वो मदद हमको हर कदम पर मिली। हमने कहा लॉकडाउन का पालन करो, आप लोगों ने लॉकडाउन का अक्षरशः पालन किया। हमने कहा बाहर जाना है तो सावधानी के साथ जाइए। और आज भी मैं देख रहा हूं, इस कार्यक्रम में भी देख रहा हूं कि जितने भी लोग हमारे पास बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की भी कोशिश हुई है और उसके साथ साथ में सभी लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा करके आए। यही सहयोग हमारे लिए बहुत पर्याप्त होता है, क्योंकि आज तक दुनिया में इस सारी वायरस से, इस बीमारी से लड़ने के लिए कोई और रास्ता नहीं निकल पाया है। हमसे बहुत आगे निकले हुए देश प्रगति में अपने आप को बहुत आगे मानते हैं, ऊंचा मानते हैं, साधन सुविधा की दृष्टि से भी बहुत आगे हैं हमसे। लेकिन उसके बावजूद वहां पर भी इसके लिए कोई दवा निकल पाई ना, अभी तक वैक्सीन स्थायी रूप से निकल पाई। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया और उस संदेश में उन्होंने फिर वही बात कही कि अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, ये दौर अभी तक भी जारी है और ऐसी परिस्थिति में हमें सावधानी ही बरतनी पड़ेगी जब तक इसकी कोई दवा ना निकले। इसलिए उन्होंने कहा कि घर से बाहर निकलना है तो मास्क बहुत जरूरी है, घर से बाहर काम पर निकलना है तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत आवश्यक है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये भी बात कही हुई है। और ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के हालात में देश एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में है। आप कल्पना करिए, अगर ये देश किसी कमजोर नेतृत्व के हाथ में होता तो परिस्थितियां मालूम नहीं क्या हो जाती। एक नेतृत्व जिस पर देश को भरोसा है और देश को नहीं दुनिया को भी भरोसा है। दुनिया के बहुत सारे देशों में भी लॉकडाउन हुआ, लेकिन लॉकडाउन वहां के नेताओं के बार बार आग्रह करने के बावजूद भी उसका पालन उस तरह से नहीं हुआ। लेकिन भारत में आदरणीय मोदी जी ने जब एक बार संदेश दिया, उन्होंने कहा कि जनता कर्फ्यू की आवश्यकता है। इस लड़ाई में लोगों ने जनता कर्फ्यू लागू किया। मोदी जी ने कहा कि अब लॉकडाउन की आवश्यकता है। पूरा देश लॉकडाउन का पालन करने के लिए, सहयोग देने के लिए आगे बढ़ा। और उस दृष्टि से आज पूरे देश, आज पूरी दुनिया में जो हालात बने हैं, जो परिस्थितियां बनी हैं, बड़े बड़े दूसरे देशों के जो हमसे बहुत आगे हैं, साधन सुविधा की दृष्टि से बहुत आगे हैं, वो भी मोदी जी से इस बात का मशवरा कर रहे हैं कि भारत में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जो पर डे का, एक दिन का जो है पॉजिटिव केस का जो है वो आंकड़ा लगभग 90,000 से ऊपर चला गया था, आज 45,000 से नीचे आ गया, 40,000 पहुंच गया, 47,000 पहुंच गया, आधे पर आ गया। इसकी वजह क्या है?
बहुत सारे साथी इस बात का जिक्र कर रहे थे कोरोना के संकट का, और कोरोना के संकट का जब जिक्र कर रहे थे तो जिक्र विपक्ष का भी होता है। हमारे विपक्ष के मित्रों को लगा कि यही एक रास्ता है, यही एक वक्त है, अवसर है, मौका है, जब राजनीतिक दृष्टि से जो भी करना है वो बोल सकते हैं, हम गाली दे सकते हैं, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा है। मैं उन सारी बातों पर जाने की आवश्यकता नहीं महसूस करता, क्योंकि इस वायरस से लड़ने का अनुभव किसी भी व्यक्ति के पास नहीं था, देश में ना दुनिया में था। और कई बार तो कुछ लोग ऐसे हमारा मार्गदर्शन करने लगते थे, हैरानी उस बात की होती थी जैसे ऐसा लगता कि इन्होंने पता नहीं कितनी बार कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी होगी। सोशल मीडिया में आकर के मार्गदर्शन करना, प्रवचन करना, हमको सलाह देना, अरे हमको सलाह देना अच्छी बात है, मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, सलाह कोई भी होगी वो काम आती है। लेकिन उसके बावजूद ये बात कहना कि पूरा हिमाचल प्रदेश तबाह कर दिया, ये गलत बात है। और हम उनको आज तक पूछते हैं, इस बात को पूछते हैं कि आप हमको बताइए तो सही, आप करना क्या चाहते हैं। जब शुरू का दौर ये आया तो पूरी दुनिया, पूरे देश भर में हमारा हिमाचल का भाई बहन बच्चे, कोई पढ़ाई के लिए, कोई काम के लिए, कोई नौकरी के लिए हिमाचल से बाहर थे। जब उन क्षेत्रों में, उन प्रदेशों में मामले बढ़े तो वो सब अपने परिवार में, घर में आना चाह रहे थे। हम उनकी व्यवस्था की चिंता कर रहे थे, किस प्रकार से लाया जा सकता है। हमारे विपक्ष के मित्र शोर डाल रहे थे, बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए गए हैं, कोटा गए हैं, चंडीगढ़ गए हैं, दिल्ली गए हैं, मुंबई गए हैं, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया, मरने छोड़ दिया। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं, हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। और 2.5 लाख लोगों को हम हिमाचल प्रदेश में बाहर के प्रदेशों से उनके घर तक पहुंचाने में हम काम कर रहे हैं। जाकर के कोटा में हिमाचल की HRTC की बसें भेजी, और बसें भेजने के बाद उन बच्चों को वहां से ऐसा नहीं कि शहर के ही छोड़ दिया, उनके गांव तक छोड़ा है, घर तक छोड़ा है। बेंगलोर में बच्चे पढ़ने के लिए गए थे, स्पेशल ट्रेनें लगा करके उनको अपने घर तक पहुंचाया। गोवा में हिमाचल प्रदेश का 4000 से ज्यादा नौजवान टूरिज्म के सेक्टर में, होटलों में और दूसरी जगह काम करने के लिए गए हुए थे। मुझे भी कल्पना नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या हिमाचल के बच्चों की जो है वो गोवा में होगी। ट्रेनें लगा करके गोवा से उनको अपने घर पहुंचाया, दिल्ली से घर पहुंचाया, मुंबई से घर पहुंचाया। और जब उनको हम वापस लाने लगे तो कहने लगे कि पूरे हिमाचल को बर्बाद करने का इरादा रखा हुआ है। क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो लोग बाहर से उस संकट के दौर में आ रहे थे, उन लोगों को कोरोना के उस दौर में से उस वक्त ऐसे गुजरना पड़ा क्योंकि वो संक्रमित होकर के अभी आ रहे थे, बड़ी संख्या में आ रहे थे। हमने उनके लिए क्वारंटीन की व्यवस्था की, टेस्ट की व्यवस्था की, घर जाने से पहले टेस्ट करने का प्रावधान किया। और ऐसी परिस्थिति में जो किया जा सकता तो हमने करने की कोशिश की है। और आज मैं इस बात को कह रहा हूं ना, यहां जहां मैं खड़ा हूं, जहां आप लोग बैठे हैं, यहां से कितनी दूरी पर आपका पंजाब है। अब हमारा तो मार्गदर्शन सुबह शाम करते थे, लेकिन वहां पर भी जाते थोड़ा सा कुछ नजदीक था, कुछ किलोमीटर का फासला है। पंजाब के आपकी सरकार का, उसका भी मार्गदर्शन आप करते। हमारे हिमाचल प्रदेश में तो पॉजिटिव केस हमारे 22,000 हैं, लेकिन आपके जहां शासन है, कांग्रेस पार्टी का जहां शासन है, पर पंजाब जो पड़ोस में है, जिसमें लगभग 1.5 लाख का आंकड़ा छोड़ा, 1,40,000 का आंकड़ा हो गया है। हमारे हिमाचल प्रदेश में मरने वालों की संख्या पिछले कुछ अर्से में बढ़ी है, दुखद है। मौत एक व्यक्ति की भी अगर होती है वो भी पीड़ा देती है। लेकिन पंजाब में हमारे यहां पर लगभग 300 के, लगभग 330 की
330 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और पंजाब में 4,500 लोग अभी तक मर चुके हैं। इसलिए कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़े थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद इसमें कहा कि हिमाचल ने जो नए इनिशिएटिव लिए हैं, नए तरीके से कुछ काम किया है, एक्टिव केस फाइंडिंग का हमने हिमाचल में प्रोसेस किया है। हिमाचल में क्वारंटीन की व्यवस्था बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर थी। बाकी दूसरी सारी चीजों को लेकर के बेहतर ढंग से हमने काम करने की कोशिश की है। ये प्रयत्न बाकी राज्य के मुख्यमंत्री को भी करने चाहिए। इन बातों के इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि आपके यहां के जो विधायक महोदय, जो विपक्ष के नेता हैं, अभी यहां पर राम कुमार जी बोल रहे थे कि आप 7वीं बार आ गए। मैं सोच रहा था कि जरूर से ज्यादा तो नहीं आ रहा हूं, लेकिन एक तो हमारे प्रिय राम कुमार जी हैं, दूसरे आपके विधायक भी हमको बहुत याद करते हैं। तो इसलिए बीच बीच में हमको भी उनको याद करना चाहिए। कोई दिन नहीं होता, दिन में पता नहीं कितनी बार जयराम सरकार, मैंने कहा यार भाजपा की सरकार बोल जयराम सरकार, क्योंकि गाली देने का मजा सीधे आता है, सीधा नाम लेकर के आ रहा। वहां की परिस्थितियों के बारे में मैं बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता हूं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उस पार्टी में। आज मेरे को अपने इंटेलिजेंस की ओर से कहा गया कि भाई राहुल गांधी पिछले 3 दिनों से शिमला थे। मैंने कहा कांग्रेस के नेताओं को सूचना थी? बोलते नहीं थी, आकर के चले गए। आज सुबह 5:30 बजे, 6:30 बजे चले गए। वो उनका मामला है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता कि अगर आपके हरोली विधानसभा क्षेत्र में अगर हम आए हैं तो हम चाहते हैं कि ये विधानसभा क्षेत्र में अगर पिछली बार कमी रही है तो उस कमी को पूरा किया जाए, यहां के इस क्षेत्र के विकास को गति दी जा सके। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं बहुत लंबी जिसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। हमारी 10 योजनाएं हैं, जिन योजनाओं में से उद्घाटन और शिलान्यास का कुल मिलाकर के एक और बात हम देखते हैं, जहां में हम जाते हैं ये तो हमने किया था, ये तो हमने सोचा था। आज भी कोई कांग्रेस का नेता इस विधानसभा क्षेत्र से, कोई कांग्रेस पार्टी का नेता ऐसा कह रहा था, कहीं मीडिया में कह रहा था शायद कि तो हमारा सपना था। पता नहीं दिन में सपने देखते रहते हैं, ये तो हमने सोचा था बोलते। वो सोचते रहते हैं और हम काम करते हैं। लगभग 9.5 करोड़ की लागत से हमने आज उद्घाटन किए और उसके बाद शिलान्यास जो है वो 61.62 करोड़ की लागत से हमने शिलान्यास किया। और दोनों को अगर मिलाया जाए तो दोनों को उद्घाटन और शिलान्यास की जो राशि बनती है वो 71 करोड़ बनती है, 71। हम कहने लगेंगे ये भी हमने सोचा था। पहले कहते थे कि जो उद्घाटन हम करते थे ये हमारे, अरे यहां तो शिलान्यास ही 71 करोड़ 61 करोड़ के हैं। इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम में जहां 10 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ, इस अवसर पर आपको, आपके नेतृत्व को और सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हम चाहते हैं कि आपका ये क्षेत्र जो है विकास की दृष्टि से आगे बढ़े, लगातार आगे बढ़े, ये बहुत बहुत आवश्यक है। भाई और बहनों, आज हमारा यह सौभाग्य है कि एक हमारा देश एक मजबूत नेतृत्व के हाथों में है। आप देख रहे हैं, सारी परिस्थितियों को देख रहे हैं, और ऐसी परिस्थितियों में
जिस मजबूती के साथ आदरणीय मोदी जी हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। ऐसे कठिन जटिल विषय जिन पर हम कल्पना नहीं कर सकते थे जीवन में कि इनका समाधान होगा, एक एक करके हमारे सामने उनका समाधान करके जो है उनको उन मुद्दों को ही समाप्त कर डाला है। हम लोग हमेशा एक बात कहते थे, भारत आजाद हो गया, आजाद भारत एक जैसा होना चाहिए, सारे प्रदेशों का अधिकार एक जैसे होने चाहिए, हम हमेशा इस बात को कहते थे। लेकिन यह सच्चाई थी कि हमारे भारतवर्ष में एक राज्य जम्मू कश्मीर का ऐसा राज्य था जहां धारा 370 थी, और धारा 370 की वजह से लोकसभा और राज्यसभा में पारित 104 से ज्यादा कानून जो है लागू नहीं होते थे, क्योंकि धारा 370 की वजह से जो लोकसभा और राज्यसभा में पारित कानून है, विधेयक है, उनका पालन वहां की विधानसभा में आवश्यक होता है। लोकसभा में पास होता है कोई बिल, राज्यसभा में पास होता है और संसद में पास होने के बाद पूरे देश का हिस्सा बनता, देश में वो लागू होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर का ऐसा प्रदेश था, वहां पर उसके बावजूद भी लागू नहीं होता था जब तक वहां की विधानसभा उसको पारित नहीं करती, क्योंकि धारा 370 थी। पूरा देश एक तिरंगे झंडे के नीचे, लेकिन जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग झंडा। सचिवालय के ऊपर जब हम देखते थे, समानांतर हमारे तिरंगा झंडे के समानांतर दूसरा जम्मू कश्मीर का झंडा वहां पर दिखता था, बराबर ऊंचाई पर। लेकिन हमने एक दौर देखा, हम सोचते थे, हम बोलते थे कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, लेकिन मन मान करके हम बैठे थे हम कि भाई ये संभव नहीं है। हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, लेकिन उसके बावजूद भी ये अवसर नहीं आ पाया, ये दिन देखने को नहीं मिल पाया। और हम और आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जब ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई कि धारा 370 को समाप्त करने का बिल आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में लोकसभा में आया, राज्यसभा में आया और वहां पारित हुआ। और आज हमें इस बात के लिए खुशी है कि पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक तिरंगे झंडे के नीचे है। एक भारत, मजबूत भारत। कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, और हम अपनी पीढ़ियों को इस बात को समझा सकते, कह सकते आने वाले समय में जब धारा 370 समाप्त हुई, जब वो बिल पारित हो रहा था, तो हमने अपनी आंखों के सामने उसको पारित होते देखा। हम चश्मदीद गवाह हैं। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनना चाहिए, इसके लिए हजारों लोगों ने अपने जीवन की आहुति दे दी। इतनी सरल सी बात, जहां भगवान रामचंद्र जी ने जन्म लिया है वहां पर मंदिर बनना चाहिए। मांग तो इतनी ही थी, लेकिन मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। दशकों नहीं, सैकड़ों वर्षों का कालखंड निकल गया। हजारों लोगों ने अपने जीवन की आहुति दे दी, लेकिन दौर कब आया जब देश को मजबूत नेतृत्व मिला। दौर तब आया जब मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त दूसरी बार हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आता है कि राम जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर की सारी बाधाएं को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी का जन्म वहां पर हुआ था। इसके साक्ष्य जो है हमारे पास मौजूद हैं, पूरी तर्कों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, इतिहास के आधार पर। और हम सब लोगों ने अपनी आंखों के सामने राम जन्मभूमि का पूजन अभी कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, अपनी आंखों से देखा। इतना विशाल भारत, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार की कठिन जटिल समस्याएं जिनका समाधान वर्षों तक नहीं हो पाया था। आखिर वो दौर आया जिन समस्याओं का समाधान एक एक करके हो रहा है। ऐसी बहुत सारी बातों का हम जिक्र कर सकते हैं। एक एक योजना राष्ट्र के लिए समर्पित, राष्ट्र के नागरिक के लिए समर्पित। यहां पर हमारे साथी कह रहे थे
कि किसान के खाते में, किसान के पहले प्रधानमंत्री जी 2014 में मोदी जी पहली बार बने तो उन्होंने कहा कि खाता खोलो। लोगों ने कहा कि भी खाता तो खोलेंगे, इस खाते में आएगा क्या? और कांग्रेस के लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने परिहास का, मजाक का विषय बनाया उसको। लेकिन जब खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई पूरे देश भर में, सारा का सारा जो केंद्र का, प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं, जो भी लाभार्थी हैं, उनके सीधे खाते में आने लगा। कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे, इस बात का जिक्र करते थे, अगर मैं गरीब आदमी की मदद करने के लिए अगर 1 रुपए भेजता हूं तो उस आदमी तक पहुंचते पहुंचते मात्र 15 पैसे बचते हैं, क्योंकि बाकी का पैसा जो है 85 पैसे रास्ते में ही खत्म हो जाते थे। अगर इस बात को लेकर के किसी प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि अगर मैं 1 रुपए दूं तो 1 रुपए उस आदमी तक जिसकी मदद करने की मेरी मंशा है उस तक पहुंचना चाहिए, ये नरेंद्र भाई मोदी जी के सिवाय दूसरा ना कोई सोच सका ना कर सका। हमारा किसान फसल पैदा करता है, कई बार फसल सूखे के कारण बर्बाद हो जाती है, कई बार बाढ़ आती है बर्बाद हो जाती है, कई बार फसल अच्छी आती है। हर एक दौर में से गुजरना होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर के भी सोचा, किसान की फसल अगर अच्छी हुई तो किसान उसका हकदार है, उसका लाभ उसको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर किसी कारण से अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो भी उसकी मदद होनी चाहिए। बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, बरसात आ गई, तूफान आ गया, तय किया किसान के खाते में हम 6,000 रुपए खाते में उनके सीधे डालेंगे और किसानों के खाते में वो पैसा आ रहा है, और जितना पैसा भेज रहे हैं उतना पैसा पहुंच रहा है। अभी लॉकडाउन के दौरान भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को पैसा भेजने की बात की तो खाते में उनके पैसा पहुंचा। आयुष्मान भारत के अंतर्गत गरीब लोगों के इलाज के लिए पैसा 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर ये प्रधानमंत्री जी ने सोचा। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचना चाहिए, इस बात के लिए प्रयत्न किया गया। और जहां तक आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश सरकार की बात है, हमारी सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। 27 दिसंबर को हमारा 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा, और मुझे आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करना है कि इस 3 वर्ष के कार्यकाल में आप सबका सहयोग, आपकी मदद, आपका आशीर्वाद हमेशा हर कदम पर मिला है। आगे बढ़ने का हौसला। हाँ, हम इस बात से सहमत है, ये बीच में ये कोरोना का ये दौर 7-8 महीने का, जिसमें हमारे काम प्रभावित हुए, पूरी आर्थिकी प्रभावित हुई, जनजीवन भी प्रभावित हुआ, लेकिन ये किसी व्यक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता, किसी दल को दोष नहीं दिया जा सकता। ये वैश्विक परिस्थिति है, एक पूरे विश्व की परिस्थिति है, और इस बात को हमको समझना चाहिए। और जो मित्र नहीं समझ पा रहे हैं उनको समझाने का काम भी आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि जिस दौर में इस कोरोना का इस दौर में से किसी प्रधानमंत्री को आज से पहले नहीं गुजरना पड़ा, जिस दौर में से आदरणीय मोदी जी गुजरे हैं। और हिमाचल प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री को जो लंबे समय तक भी रहे, कई बार रहे, लेकिन उसके बावजूद भी इस दौर में से किसी को गुजरना नहीं पड़ा, लेकिन हम गुजर रहे हैं। और हमने तो कोरोना को बहुत करीब से देखा, क्योंकि खुद भी पॉजिटिव हो गए। और इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि जो हमसे बेहतर किया जा सकता था वो करने की कोशिश है। और विपक्ष के लोग तो इसी बात को लेकर के शोर डालते रहे कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुमको ये मुक्त करना चाहिए, तुमको वो मुक्त करना चाहिए। करना तो हम भी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन प्रदेश की स्थिति, आपने हालात आपने ऐसे रखे हैं क्या? लगभग 3 वर्ष पहले जब मुझे मुख्यमंत्री के नाते इस प्रदेश का दायित्व सौंपा गया था, 47,000 करोड़ रुपए का ऋण इस हिमाचल पर, कसर छोड़ी आपने क्या?
कुछ करने के लायक छोड़ा है आपने क्या? जिस तरह से बर्बाद कर सकते थे प्रदेश को, जिस तरह से बर्बाद कर सकते थे देश को, कांग्रेस के लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हमारा सीना चौड़ा होता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश के इस दायित्व पर लगभग जो है वो 7 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। लेकिन कहीं सुना आपने कोई घोटाला हुआ? और कांग्रेस के शासन में मुकाबला होता था कि एक ने 86,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया तो दूसरा उससे आगे निकलने की करता था। लाखों करोड़ घोटाले, लाखों करोड़ रुपए के घोटाले, ये परिस्थितियां कोई भूल नहीं सकता है। इसलिए पूरे देश ने मजबूती के साथ इस बात को अनुभव किया कि इस देश की आवश्यकता नरेंद्र भाई मोदी है। 5 वर्ष के लिए नहीं, लंबे समय के लिए, कई वर्षों के लिए देश के प्रधानमंत्री के नाते को रहना चाहिए। क्योंकि ये लूट समाप्त होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। और पिछले 3 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। और मैं इस बात को कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, मैं खड़े होकर के आपके बीच में कह सकता हूं, बोलने के लिए बोलना एक बात होती है, लेकिन साबित करके बताइए अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई हमारे प्रमुख नेताओं के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा। आरोप लगाना एक बात होती है, साबित होना दूसरी बात होती है। इसलिए बहुत सारी बातों को लेकर के, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में जिन योजनाओं की हमने शुरुआत की, हमने कहा लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में होना चाहिए। लोग गांव से शहर में आकर के दफ्तर में अपने काम के लिए नहीं आने चाहिए। हमारे अधिकारी, हमारे मंत्री जाएंगे। हमने जनमंच की शुरुआत की। गांव में जाएगा मंत्री भी, अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर जाएगा, एसपी जाएगा, सारे विभागों के अधिकारी जाएंगे, मौके पर समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन उस जनमंच से बहुत परेशानी होगी। पता नहीं विधानसभा का जब भी सत्र होता तो एक दिन तो इसी पर होता है, 1-2 दिन तो इसी पर जाता है। जनमंच क्यों हो रहा है? जनमंच क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर समस्याओं का समाधान हो रहा है। और हमने कहा कि कुछ जगह ऐसी भी परिस्थिति होनी चाहिए कि आने की आवश्यकता न हो। हमने 1100 एक हेल्पलाइन शुरू की हिमाचल प्रदेश में, और उसमें जो है मौके पर जो है जैसे ही शिकायत घर बैठे की जाएगी, आपके पास जो है वो कर्मचारी, अधिकारी आएंगे आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। लेकिन हां, हमने कुछ देखा, कुछ लोग 1100 यानी कि 1100 नंबर पर शिकायतें, कंप्लेंट, झूठी कंप्लेंटें करके, शिकायत करके जो प्रयत्न कर रहे हैं किसी गरीब आदमी को, किसी दूसरे अपने विरोधी आदमी को परेशान करने की जो योजना बना करके जो है शिकायतें की जा रही हैं, उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई करने का निर्णय किया है। शिकायत अगर सही पाई जाती है तो कार्रवाई होगी। लेकिन अगर शिकायत वाले ने सिर्फ इस मंशा के साथ शिकायत की है, उसको प्रताड़ित करना है, उसको परेशान करना है, तो उस आदमी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो शिकायत कर रहा है, झूठी शिकायत कर रहा है। इस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे। और उसके आगे बढ़कर के हमने पहली कैबिनेट का निर्णय, हमारे साथियों ने जिसका जिक्र किया कि आयु सीमा हमारे बुजुर्गों के लिए पेंशन के लिए रखी गई थी। 80 साल के ऊपर जब पेंशन, जो उम्र हो जाएगी उसके बाद पेंशन लगाएंगे, क्योंकि 80 साल के बाद बहुत सारे लोग तो चले जाते हैं। हमने कहा यह गलत है। पहली कैबिनेट का निर्णय हमने कहा कि 80 साल नहीं, 70 साल के ऊपर आय सीमा में छूट देते हुए सभी लोगों को हमने जो है पेंशन का प्रावधान किया। गरीब लोगों को मदद करने की कोशिश की। जिन बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम इस दुनिया को देख रहे हैं, जिन बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम इस दुनिया को देखने के बाद दुनिया में काम कर रहे हैं, ये हमारा दायित्व बनता है कि इस कलयुग में जो परिस्थितियां, जो हालात हैं आजकल के, बुजुर्गों के साथ कोई नहीं। बुजुर्ग है तो घर में पड़ा है, घर के कोने में पड़ा है, घर के कमरे में पड़ा हुआ है, उसको मदद करने की जरूरत है। हमने कही
हमने 1500 की पेंशन हर बुजुर्ग के लिए जिनकी उम्र 70 साल की ऊपर हो गई, सबके लिए हमने लगाने का प्रावधान किया। पूरे देश भर में उज्ज्वला योजना के माध्यम से यहां बड़ी संख्या में बहनें बैठी है, और हम लोग तो लाट साहब बनकर के आ जाते हैं, दिन में घूम फिर करके आ जाएंगे, कामकाज किया चाहे ना किया, लेकिन उसके बावजूद शाम को पैंट की जेब में हाथ डाल करके हुक्म करेंगे कि भाई मेहमान आएंगे, दो तीन मेहमान आएंगे, खाना बनाओ, 2-3 सब्जियां भी बनाओ, अच्छा खाना बनाओ। लेकिन कभी सोचा इस बात को लेकर के जो हमारी माता बहनें जो रसोई में खाना बनाती हैं, धुएं में रह करके 3 घंटे 4 घंटे वहां पर रह करके अपने सेहत की क्या हालत होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को सोचा और उन्होंने उज्ज्वला योजना पूरे देश के लिए शुरू की। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे बच गए थे जहां जिनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए था। तो हमने हिमाचल प्रदेश में बाकी लोगों को हर घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए, और हमने हिमाचल प्रदेश में हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का एक निर्णय किया। और उस संकल्प को हमने 2 साल जब हमारी सरकार के पूरे हुए 27 दिसंबर 2019 को, तब हमने जो है शिमला में अपने गृह मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में पूर्ण करने का ऐलान किया। पूरे देश में हिमाचल पहला राज्य है जहां हर घर में गैस का चूल्हा, लगभग 2,80,000 परिवारों में गैस का चूल्हा पहुंचाया। कांग्रेस आजादी के 70 सालों 72 सालों में से 50 साल तक शासन करती रही, लेकिन नहीं सोच पाई थी, करने की सोच ही नहीं, करने की हिम्मत नहीं, करने की इच्छा नहीं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो है पूरे देश भर में गरीब लोगों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर, और हमने कहा ये 22 लाख हिमाचल प्रदेश के जो लोग इसके अंदर इसके कार्ड के कारण जो है कार्ड बनने के बाद लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन आबादी 70 लाख से ऊपर हो गई, सबको मिलना चाहिए। हमने अपनी योजना हिमाचल में शुरू की। इलाज तो किसी का भी नहीं छूटना चाहिए, बीमार है तो उसका इलाज होना चाहिए, उसकी बीमारी का समाधान होना चाहिए, उसको बीमारी से जो है उस पीड़ा से बाहर निकालने का रास्ता करना चाहिए। हमने हिमाचल प्रदेश में शुरुआत की, और उस शुरुआत के तहत जो हमने हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर की शुरुआत की। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब से हमने इस योजना को शुरू किया, हमने हिमाचल प्रदेश में लगभग 100 करोड़ से जो है हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के इलाज के लिए जो पैसे का प्रावधान करके जो है उनका इलाज हो, ठीक प्रकार से इलाज हो, मुफ्त में इलाज हो। पैसा अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उनके लिए मदद करने का रास्ता ढूंढा, और उसमें लगभग जो है हमने 1 लाख लोगों को अभी तक हिमाचल प्रदेश में मुफ्त इलाज करके उनको स्वस्थ करके घर भेजा है। पूछिए जरा कि कांग्रेस ये सब क्यों नहीं कर पाई? कोई जवाब है क्या? लंबे समय तक सत्ता में रहे, लेकिन तुमने गरीब लोगों के इलाज के लिए कोई योजना इस प्रकार से शुरू क्यों नहीं की? नहीं कर पाए। और हमने इससे आगे बढ़कर के भी सोचा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे लाचार होते हैं, बेसहारा हो जाते हैं, जिंदा है लेकिन बिस्तर पर पड़े हुए हैं, किसी के एक्सीडेंट के कारण जो है टांगे चले गई, जिंदा है लेकिन बिस्तर पर पड़ा है, परिवार के किसी सदस्य को उनकी मदद करने के लिए वहीं पर खड़े रहना पड़ता है। किसी को कैंसर हो गया है, जिंदा है लेकिन बिस्तर पर है, सारी जिंदगी भर उसका इलाज होगा। किसी की किडनियां खराब हो गई लेकिन जिंदा है, लेकिन जिंदगी भर उसका इलाज चलेगा। हमने ऐसे सभी बीमारियों के कारण जो ग्रसित, जिनको जिंदगी भर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उनके लिए एक सहारा योजना की शुरुआत की। और उस योजना के अंतर्गत ऐसे जितने भी लोग पूरे हिमाचल प्रदेश में गरीब लोग हैं, उनके इलाज के लिए हमने जो है वो 3,000 रुपए सीधा उनके खाते में हर महीने डाल रहे हैं, ताकि उनको परेशानी ना हो, उनकी मदद करने के लिए कोशिश की है। ऐसी बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में हमने काम करने का प्रयत्न किया है। मैं बहुत बातों का जिक्र करूंगा तो बातें बहुत लंबी जाएंगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज मैं आपके इस विधानसभा क्षेत्र में आया हूं, और इस विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में उद्योग मंत्री रहे हैं जो वर्तमान के विधायक हैं आपके, वो कई बातों का जिक्र करते हैं। और मुझसे पहले यहां पर वक्ता कह रहे थे कि उद्योग मंत्री तो रहे, लेकिन उसके बावजूद अपने इस विधानसभा क्षेत्र में उद्योग कहां लाया? शायद मुझे एक भी नहीं।
जो भी लगे हैं पूर्व सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान लगे। लेकिन आज मैं आपके बीच में एक बात का मैं जिक्र जरूर करने आया, विशेष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में निर्णय लिया, इस कोविड के संकट के दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने देश में नहीं है। हमको दूसरे देश पर आधारित रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है, और उस दृष्टि से पूरे देश भर में हमने तय किया कि हम 3 बल्क ड्रग फार्मा के बड़े सेंटर जो खोलेंगे। लेकिन उसमें शर्तें बहुत इतनी कठिन डाली है कि कंपटीशन, बिजली किस रेट पर कौन देगा, पानी किस रेट पर कौन देगा, जमीन किस रेट पर कौन सा प्रदेश देगा, इन सारी बातों की बहुत ज्यादा लंबी तफसील है। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह जी यहां पर बैठे हैं। जब हमको मालूम पड़ा कि बहुत बड़ा काम है जहां लगभग 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होना है और 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है वो केंद्र उसमें मदद करेगा, हमने कहा ये नहीं छोड़ना चाहिए। हमने कहा अग्रेसिव होकर के हम इस पर बिडिंग करेंगे, इस पर मुकाबला करेंगे। बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने था कि कुछ बोलते थे इधर करो, कुछ बोलते थे उधर करो, ये बहुत संकट का विषय था। लेकिन जमीन कहां उपलब्ध हो सकती है, कैसे हो सकती है, और उसके साथ में उसमें कनेक्टिविटी, उसमें वाटर सप्लाई, वहां पर पानी की व्यवस्था कैसे हो सकती है, बहुत सारी चीजों को लेकर के हम सारी चीजों की कैलकुलेशन में बैठे, कई दौर बैठकों के हुए, कई दौर हमारे जो इंडस्ट्रियल सर्कल के जो हमारे जो टॉप जो लीडर्स हैं उनके साथ भी बातचीत हुई। आखिरकार जब हमको बिडिंग करनी थी, इसके लिए भरना था, तो स्थान के चयन के लिए कई जगह से आग्रह थे। तो हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में इस बल्क ड्रग फार्म के लिए सबसे उपयुक्त अगर स्थान है तो ऊना में है, वो हरोली में। और मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ये इस प्रकार का एक तोहफा अगर हम उसमें लेने में कामयाब हुए, और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमने इसमें बिडिंग की है, तगड़ी बिडिंग की है, तगड़े इसके साथ हमने पूरे जोर के साथ पूरी ताकत लगाई है। इससे बड़ा जो है हिमाचल के इतिहास में कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है एक साथ किसी जगह नहीं आई, जो इसके माध्यम से बल्क ड्रग फार्मा की इस आयोजन के माध्यम से आई। हजारों की तादाद में नौकरियां मिलेंगी और हजारों के साथ साथ में वहां पर उस क्षेत्र की कायाकल्प हो जाएगी। लेकिन बहुत विचित्र लगा मुझे यह सुनकर के भी कुछ लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। तुम नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन जो हम करने जा रहे हैं हमें तो करने दीजिए, बाधा मत डालिए। कोई रास्ता नहीं। अभी हाल ही में हमने कॉर्पोरेशन बनाई, पंचायतें बनाई। कितनी पंचायतें बनाई? 404। 15 सालों के बाद पंचायतें बनी हिमाचल प्रदेश में। और हमें मालूम है संकट है आज, लेकिन आवश्यकता है भाई इस बात की। पंचायतें बड़ी हो गई, बड़ी होने के साथ साथ में लोग चाहते हैं कि हम अपने क्षेत्र का विकास करें। हमने 404 पंचायतें हिमाचल प्रदेश में नई बनाई। अभी 404। हमने 3 कॉर्पोरेशन बनाई है। और जब से हिमाचल अस्तित्व में आया है, एक कॉर्पोरेशन शिमला थी, दूसरी कॉर्पोरेशन बहुत लंबे 70 सालों के बाद कहां बनी? धर्मशाला बनी। और हमने एक साथ में सोलन में, मंडी में, पालमपुर में 3 कॉर्पोरेशन एक साथ बनाई। लेकिन उनको रोकने के लिए भी हाई कोर्ट में जा रहे हैं। मालूम नहीं कि इसका नुकसान हो रहा उसमें। अगर बल्क ड्रग फार्मा का हम यहां आपके इस विधानसभा क्षेत्र में, आपके ऊना जिले में हमने इसका चयन किया है, हमने सारी व्यवस्थाओं का आकलन किया है, असेसमेंट करने के बाद हमने निर्णय किया कि इससे उपयुक्त स्थान नहीं है। उन लोगों को अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि इससे क्षेत्र का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा।
प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और ऐसी परिस्थिति में हम हैरान है कि कह रहे हैं कि यहां पर जंगल कटेंगे। अरे जंगल कटने की बात कहां, जो जमीन देखी है उसमें बहुत इस प्रकार की परिस्थिति ही नहीं है। और किसी ने उस पर रिप्रेजेंट किया कि यहां पर सैकड़ों की तादाद में भालू है, वो भालू कहां जाएंगे? मुझे नहीं मालूम कहां है ऊना में भालू। इस गर्मी में भालू ऊना में तो मुझे नहीं लगता है, मेरे इलाके में हो सकता है। तर्क हो तो कोई समझ में आए। और हमने आज तक नहीं सुना कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में जो है वो भालू है। लेकिन इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिशें हो रही है, प्रयत्न हो रहे हैं। काम कैसे रोका जाए, काम को रोकना है बस। और इसलिए मैं समझता हूं कि जो हमारे विपक्ष के नेता, उनसे मैं इस बात के लिए आग्रह करना चाहूंगा, विपक्ष के नेता होने के नाते ये भूमिका नहीं होती कि हर बात का आप विरोध करें। जो क्षेत्र के हित में है, जनता के हित में है, प्रदेश के हित में कुछ बातें हैं, उनका समर्थन भी करना चाहिए कभी। इसलिए इस बात को सुनिश्चित करें कि वो इस बात का समर्थन करें कि अगर मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर वो कल की अखबार में खबर में इस बात का जिक्र करें कि अगर हरोली में अगर ये बल्क ड्रग फार्मा का जो है हब बनता है तो मैं उसका अभिनंदन करूंगा, मैं भी उनका धन्यवाद करूंगा। कभी तो राजनीति से बाहर निकलो। हम करोड़ों में लोगों की सेवा करते रहे, हम लोगों को मास्क बना करके घर घर में देते रहे। 40,000 मास्क आपके हरोली विधानसभा क्षेत्र में दिए और 40 लाख के लगभग आप लोगों ने लोगों से सहयोग लेकर के कोविड फंड में जमा किया। लेकिन वो लोग क्या करते रहे? वो विरोध करते रहे, विरोध ही करते रहे, इसके सिवा कुछ नहीं किया। इसलिए मैं उन सारी बातों में बहुत लंबी नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि कुछ उनको इन सारी चीजों से बाहर निकलना चाहिए। आपके ऊना में चिट्टा की समस्या दौर समाप्त करने की कोशिश की हमने, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि इक्का दुक्का कोई घटना हुई होगी तो हुई होगी, नहीं तो पिछले 28 साल में जब से हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है, चिट्टे के कारण जो है नौजवान बच्चों की मौत जो है किसी घर में नहीं होने दी। सख्ती हमने की, लेकिन उसके बावजूद कहीं अगर कहीं कोई पकड़ा गया तो पकड़ा गया, लेकिन क्या दौर आ गया था। इसी ऊना में कितने लोगों की, कितने नौजवानों की मौत हो गई थी। आपसे मेरे आप आज भी विनम्र आग्रह है कि इसके खिलाफ पीढ़ी को अगर बचाना है, अपनी जनरेशन को बचाना है, तो हमको जो है ड्रग्स के खिलाफ जो है, नशे के खिलाफ इस अभियान में अपने आप को सहयोगी बनना चाहिए, मददगार बनना चाहिए। आप सब लोगों ने सहयोग किया भी है। मायने की अगर बात आती है, यहां पर बहुत सारी बातें कही जाती है कि यहां खनन हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, हम सुनते रहे। लेकिन हम इस बात को कह रहे हैं कि जितना पहले होता था उससे बहुत कमी आई है। और कमी नहीं, अब तो हम इसको समाप्त करना चाह रहे हैं। अब हमने तय कर लिया, और हिमाचल प्रदेश में हमने तय किया कि मैंने बजट अनाउंसमेंट की कि 10 जगह माइनिंग पोस्ट हम लगाएंगे, और वो माइनिंग पोस्ट में से आपके इस विधानसभा क्षेत्र में भी शायद 3 या 4 जगह जो है वो माइनिंग पोस्ट लग रही है, ताकि जो है बाहर को जो जाने वाले जो सारा जो ओवरलोडिंग करके जहां से माइनिंग मटेरियल जहां से लेकर के जाते थे, उनके लिए कोई रास्ता न मिले। बंद करेंगे ये सब, इसलिए बंद करेंगे क्योंकि इसकी जरूरत है, इसको बंद करना ही पड़ेगा। स्वान चैनलाइजेशन की बातें बहुत करते हैं, उस बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं कि पूर्व सरकार में भी और हमारी वर्तमान सरकार में आज भी इस काम को पूरी ठीक प्रकार से अंजाम देने के लिए हम जो प्रयत्न कर रहे हैं, और उसमें मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, हमारी कोशिश है कि ये चैनलाइजेशन का काम संपूर्ण रूप से ठीक प्रकार से चले, और ताकि इस क्षेत्र के जो है, इस क्षेत्र को जो है इससे जो है वो बाढ़ के कारण जो है बरसात के उस दौर में जो है बचाया जा सके। बहुत चीजों को कहते कहते वक्त बहुत लंबा हो गया। मैं यही कहना चाहता हूं, यहां
हिमाचल प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से जो सरकार को हम चला रहे हैं, उसमें आप सबके सहयोग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसमें परीक्षा का दौर आया, लोकसभा का चुनाव, कई तरह की बातें कही जाती थी कि 2-2 होंगी। हम भी सोचने लगे कि 2-2 कैसे होंगी। कुछ लोग कहने लगे कि नहीं जी, 2 नहीं होगी तो 3 तो आपकी हो सकती है, लेकिन 1 नहीं होगी। हमने कहा 4 होनी चाहिए। आप सबके आशीर्वाद से हमने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, और मुझे इस बात की प्रसन्नता, जो लोग बहुत सारी बातें कहते थे, हमारे बारे में कहते थे, हमारी बात सरकार के बारे में कहते थे, ये इतिहास का हिस्सा बन गया जब हिमाचल प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हुआ। 68 की 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। शिमला 3,27,000 वोटों से जीती। हमीरपुर आपकी ये सीट जो है, अनुराग ठाकुर जी आज केंद्र में मंत्री हैं, बहुत महत्वपूर्ण महकमे के फाइनेंस के स्टेट मिनिस्टर हैं हमारे केंद्र में, 4 लाख वोटों से जीती। कोई नहीं जीता था 4 लाख। मंडी में रामस्वरूप शर्मा 4,05,000 वोटों से जीत करके दिल्ली पहुंचे। दूसरी बात, और 4,80,000 के वोटों से धर्मशाला कांगड़ा पार्लियामेंट जीती हमने, और 68 की 68 सीटें, जिसमें आपकी हरोली से भी 15,000 की बढ़ता है। और ये मेरा दायित्व तो बनता है, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं आप सबका आज खुले इस मंच के माध्यम से आपका हृदय से आभार व्यक्त करूं, क्योंकि मैं भी आया था वोट मांगने के लिए, और मैंने देख लिया, तो उस दिन रुझान देख लिया था, हालात देख लिए, तो मैंने कहा लग रहा है कि अब की बार हम बढ़त लेंगे। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब 3 साल का हमारी सरकार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, अब हम 2022 का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, और 2022 में हिमाचल प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। और आदरणीय जगत प्रकाश, जो हमारे हिमाचल के ही हमारे पार्टी के साथी हैं, जो आज हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हैं, उनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनी। उसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए, उसके लिए आप सबका समर्थन और सहयोग चाहिए। ये काम की बातें जिक्र यहां पर राम कुमार जी कर रहे थे कि ये अब मेरी कुछ मांगे, ये रह गई, वो रह गई, ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम इनका समाधान करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। मैं आज कोई घोषणा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितनी भी बातों का इन्होंने जिक्र किया, जो उसमें से किया जा सकता है, हम बैठेंगे राम कुमार जी के साथ बैठ करके चर्चा करेंगे। जो भी किया जा सकता है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपको लिखना चाहूंगा। लेकिन अगले दौर में ये हरोली बदली हुई होनी चाहिए, ये हरोली हमारे साथ होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। ये वादा आपकी तरफ से होगा, काम का वादा हमारी तरफ से होगा। उस काम को, एक काम आप करिए और एक काम हम करेंगे, तो बराबरी पर हम खड़े होकर के जो है एक दूसरे का सामना करेंगे। हम बोलेंगे आपने ये करके दिया, अब हम ये करके देंगे जो आप बोलेंगे। उसके लिए मेरा आप सबसे निवेदन है, विनम्र निवेदन, कि आपका सहयोग, आप सबका सहयोग और आप सबका समर्थन उस दृष्टि से हर तरह से चाहिए, यही मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और खास तौर से आज के इस कार्यक्रम में, जहां लगभग 71 करोड़ की लागत से आपके इस विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य की शुरुआत हो रही है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। कल करवा चौथ है, बहनों को, माताओं को, सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके बाद दिवाली का भी अवसर आएगा। दिवाली में अब की बार हम सोच रहे हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए इस कोविड के चलते पटाखे पर अगर हम जो है परहेज करें, उस दृष्टि से भी आप सबका सहयोग चाहिए। और दिवाली की भी मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।